हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर 3 का पार्ट 1। पहला प्रश्न है, खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राणा कुंभा और सिकंदर लोदी, सांगा और सिकंदर लोदी, राणा सांगा और बाबर, या राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। तो हमें पता है जो खातौली का युद्ध हुआ था वो 1517 में हुआ था, क्योंकि खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में, और उससे नेट 10 साल पहले खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है। और खातौली है कहाँ पे? तो खातौली वर्तमान में जो अपना कोटा जिला है वहां पे पड़ता है। वैसे खातौली के साथ जो जिले का नाम आता है वो बूंदी आता है, लेकिन वर्तमान में जो खातौली वाला क्षेत्र है वो कोटा जिले के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मारवाड़ मैकमोहन, मेवाड़ मेजर सावर्स, सिरोही जेडी होल, या भरतपुर कर्नल ईडन। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये होगा भरतपुर कर्नल ईडन सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो मारवाड़ है वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मैकमोहन वहां का पॉलिटिकल एजेंट था। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जो मेजर सावर्स है ना वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था या पीए था। और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल था। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर का था मॉरिसन। बांसवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल रॉक। कौन था बांसवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट? रॉक। और जयपुर का कौन था? फिर जयपुर का था ईडन। कौन था? ईडन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं ये बताना था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अबुल फजल ने गुहिल शासकों को ईरानी शासक नौशेर खान आदिल की संतान माना है। कर्नल टॉड के अनुसार गुहिल शिलादित्य की संतान थे। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? पहला, दूसरा, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ये दोनों ही कथन सत्य है। क्या कहा है अबुल फजल ने? अबुल फजल ने कहा है जो गुहिल है, मेवाड़ के शासक है ना गुहिल राजवंश, वो ईरानी शासक है नौशेर खान आदिल, उसकी संतान माना उसने। और कर्नल टॉड ने क्या कहा है? जो गुहिल है वो शिलादित्य की संतान है। किसकी संतान माना है कर्नल टॉड ने? तो कर्नल टॉड ने जो गुहिल राजवंश है उनको शिलादित्य की संतान माना है, शिलादित्य के वंशज माना है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो कौन सी समिति थी? जैसे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, तो किस समिति ने सिफारिश की थी कि जयपुर को कैपिटल बनाया जाए? सत्यनारायण राव समिति, फजल अली समिति, शंकर देव राय समिति, या मेनन समिति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो सत्यनारायण राव समिति है ना, उन्होंने रिकमेंड किया था। क्या रिकमेंड किया था? कि जयपुर को राजस्थान की कैपिटल बनाया जाए। और इसके साथ ही कुछ अलग अलग जिलों को अलग अलग मतलब विभाग दिए गए। जैसे अपना बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले को शिक्षा विभाग दिया गया, जोधपुर जिले को न्याय विभाग दिया गया, क्योंकि वर्तमान में हाईकोर्ट कहाँ पे? तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे? वो जोधपुर में। खंडपीठ जयपुर में है, ये बाद में स्थापित की गई वर्कलोड के कारण, लेकिन जो मुख्य पीठ कहाँ पे? जोधपुर में। फिर खनिज विभाग ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये उदयपुर में। और वन विभाग कोटा में, और कृषि विभाग कहाँ स्थापित किया गया? भरतपुर जिले में। तो किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित किया गया, न्याय विभाग जोधपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में, वन कोटा में, और कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? टी राघवाचार्य आयोग, हामिद हुसैन आयोग, या दोनों आयोग किए थे, या कोई नहीं? तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित किसानों की मांग का मतलब जानने के लिए जो फतेह सिंह जी ने आयोग का गठन किया था वो था हामिद हुसैन आयोग। कौन सा आयोग गठित किया था? हामिद हुसैन आयोग। और बिजोलिया किसान आंदोलन से जैसे ही नाम आता है तो हमारे जो माइंड में जो नाम आता है वो किसका आता है? विजय सिंह जी फतिक साहब का आता है। किसका आता है? विजय सिंह जी फतिक का। और विजय सिंह जी ने हरियाली अमावस्या के दिन 1917 का साल था, उन्होंने जो बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। और किस साल में करी थी? 1917 में करी थी। और वो जिस दिन करी थी वो क्या स्पेशल दिन था? वो हरियाली अमावस्या थी। और कहाँ पे करी थी? तो भीलवाड़ा में एक गांव पड़ता है बेरीसाल गांव, वहां पे इस संस्था की स्थापना करी थी विजय सिंह फतिक साहब द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में, अमृतसर में, अजमेर में, या नागपुर में? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की पहली बैठक
कहाँ आयोजित की गई? तो राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी पहली बैठक आयोजित की गई दिल्ली में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई या 1919 में हुई? ये कंफ्यूजन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका एग्जैक्ट उत्तर। RMSS भी क्या मान रहा है, क्योंकि रीट की मेंस की एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? वो RMSS भी करवा रहा है, और अभी ग्राम सेवक की एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था, और बाद में इसका जो उत्तर माना था वो विवादित था एक तरह से। तो हमें देखना है कि RMSS भी ने फाइनल इसका क्या आंसर माना है। जो वर्डिक्ट हुए या उन्होंने लोग बच्चों ने रीट लगाई, उसके बाद में जो फाइनल आंसर माना था वो क्या माना था, एक बार देख लेना, और अगले वीडियो में मैं भी इसके बारे में आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिल्ली में हुई थी। इसकी दूसरी बैठक कहाँ हुई, ये अमृतसर में हुई, और तीसरी बैठक जाके राजस्थान में हुई थी, अजमेर में। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा की पहली बैठक दिल्ली में, दूसरी अमृतसर में, और तीसरी बैठक अजमेर में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। चन्नी चेरी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? एक मेला है, मेले का नाम है चन्नी चेरी मेला। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर में या जयपुर में? तो इसका आंसर क्या होगा? चन्नी चेरी मेले का आयोजन किया जाता है बीकानेर जिले में। कहाँ पे? बीकानेर जिले में। इंटरेस्टिंग नाम है ना, चन्नी चेरी मेला। कहाँ आयोजित किया जाता है? बीकानेर में। और बीकानेर में भी कहाँ, ये पूछे तो इसका आंसर होगा देशनोक में। बीकानेर के देशनोक में चन्नी चेरी मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा ठीक है, अब आप पूछो कि आयोजन किया कब जाता है, तो ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है, यानी फागण के महीने में किया जाता है, और फागण के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? जंतर मंतर, खेतड़ी महल, केसर विलास या नाहरगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहते हैं? ये कहते हैं खेतड़ी महल को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? जो खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह जी, इन्होंने इसका निर्माण कराया था ग्रीष्म काल में रहने के हिसाब से। खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, झुंझुनू जिले में, प्रॉपर झुंझुनू जिले में। खेतड़ी झुंझुनू की एक तहसील है, लेकिन ये प्रॉपर झुंझुनू में जो हेडक्वार्टर ना, वहां पे एक खेतड़ी महल है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और देखो ये प्रश्न बहुत बार आ रहा है, हमारे टेस्ट में ही आ रहा है ना बहुत सारी बार, तो इसका मतलब परीक्षा में आने की संभावना भी इसकी बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना एक बार। गोगामेडी का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? गोगामेडी का जो मंदिर है या जो स्थान है, उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो इसका आंसर क्या होगा? गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया था? तो गोगामेडी का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक है ना, उसने गोगामेडी का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब गोगामेडी का जो मंदिर है वो मकबूरी नुमा है थोड़ा सा, और अभी इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो ये अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। कौन है? गंगा सिंह जी। इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया था गोगामेडी को। गोगा जी के बारे में देख लेते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? ददरेवा। ददरेवा स्थान कहाँ पे पड़ता है? तो चूरू जिले में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम है जेवर, और माता जी का नाम क्या था? बादशाह जी। क्या था? बादशाह जी इनकी माता जी का नाम था। और गोगा जी महाराज ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया? मोहम्मद गजनवी के साथ। और युद्ध करते करते इनका जो सर है वो ददरेवा में गिरा। कहाँ गिरा? ददरेवा में, जहां शीर्ष मेडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? शीर्ष मेडी। और इनका जो धड़ है वो नौहर हनुमानगढ़ में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा? नौहर हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी का स्थान धुरमेड़ी, ये कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का सर जैसे मान लीजिए ददरेवा चूरू में गिर गया और धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा। इसके बावजूद गोगा जी गजनवी से लगातार युद्ध कर रहे थे। तो इनके प्रताप को देखकर गजनवी ने क्या कहा कि ये तो जाहर पीर है। क्या है? जाहर पीर। और जाहर पीर का मतलब क्या होता है? जाहर पीर मतलब जिंदा पीर है। ये किसने कहा था? तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से किसने पुकारा था? तो एक गजनवी है ना, इसने पुकारा था। ठीक है, और गोगामेडी जो मंदिर है इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। और ये कहाँ से संबंधित थे? तो हमें पता है गंगा सिंह जी बीकानेर जिले के शासक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? यानी दादू पंथ है ना, उनके जो सत्संग के स्थल को क्या कहते हैं? अलग दरीबा, खालसा, उतार दे या नहर दे? तो दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग दरीबा। और दादू पंथ की प्रधान पीठ के बारे में हमें पता ही है, कहाँ पे? नारायणा में। और नारायणा कहाँ है? जयपुर में है। और दादू है ना,
उनके गुरु का नाम क्या है? वृद्धानंद जी। दादू संत दादू के गुरु का नाम है वृद्धानंद जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसलमेर के किले की नींव किस साल में रखेगी, किस वर्ष में रखेगी? 1150, 1155, 1160 या 1165? तो जैसलमेर के किले की नींव किस साल रखेगी? 1155 में रखेगी। कब रखेगी? जैसलमेर के किले की नींव 1155 में रखेगी। जैसलमेर के किले की नींव 1155 में रखेगी। और तारीख पूछे, तारीख वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि 1155 की बात है, फिर भी 12 जुलाई 1155 की इसकी नींव रखी गई थी जैसलमेर के किले की। और जैसलमेर के किले को गलियों का किला भी कहते हैं, इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। और जैसलमेर के किले में जो पोल है, दरवाजे हैं, है ना, कौन कौन से? एक तो अक्षय पोल हो गया, इसके अलावा गणेश पोल हो गया, एक सूरज पोल हो गया, एक हवा पोल हो गया। तो देखो ये सूरज पोल, चांद पोल, ये तो ज़्यादातर किलों में ये नाम तो मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर किले के बारे में पूछेंगे तो उसके 4-5 दरवाजों के नाम देंगे और उसमें एक नाम क्या होगा, वो यूनिक होगा, तो आप उसके माध्यम से उस किले को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे हवा पोल दे रखा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा यूनिक नाम है, बाकी किलों में नहीं मिलेगा। तो अक्षय पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और हवा पोल ये किस किले से संबंधित है? तो जैसलमेर के किले से संबंधित है। इसकी नींव कब रखेगी? 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर के किले की नींव रखेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कौन से साल में की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी गई थी 1952 में। कब करेगी? 1952 में। और ज्यादा डीप पूछे तो अप्रैल 1952 में करेगी। कब करेगी? अप्रैल 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई देवीलाल सांबर के सहयोग से, उदयपुर में की गई। और देवीलाल जी सांबर है साहब, है ना, देवीलाल जी सांबर, इनको कठपुतली कला का जनक माना जाता है। तो देवीलाल जी सांबर का किस कला से महत्वपूर्ण संबंध है? तो ये कठपुतली कला आ जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस किले के आसपास के क्षेत्र को हया है के नाम के से जाना जाता है? यानी कौन सा जिला, किला नहीं जिला, यानी कौन सा जिला है जिसके आसपास के क्षेत्र को हया है के नाम से जाना जाता है? नाम ही देखो कितना इंटरेस्टिंग है, हया है, हया है, इस नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र के आसपास, उस जिले के आसपास के क्षेत्र को। कौन सा है? जयपुर, अलवर, कोटा या भीलवाड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोटा। क्या होगा? कोटा जिले के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हाया है के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, सोरसेन है ना, या सूरसेन या सोरसेन, किस एरिया के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता है? तो अपना जो करौली, धौलपुर है ना, इन जिलों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सूरसेन। प्राचीन काल में से सूरसेन नाम से जाना जाता था। और गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है, इसे योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो विदित है, ये तो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसे भी क्या कहते हैं? वागड़ी बोली कहते हैं। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ चूरू, जैसलमेर जोधपुर या जैसलमेर बाड़मेर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी हनुमानगढ़ और चूरू है वो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना क्यों निकाली गई? तो देखो, रावी और व्यास नदियों का जो पानी है उसका तो एडिशनल पानी है जो बाकी उपयोग नहीं आ रहा था, उसको सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक कमीशन बनी थी, डुराडी कमीशन। और इस कमीशन की स्थापना करी थी 1986 में। और इस कमीशन ने कहा था, इस कमेटी ने क्या कहा कि जो रावी व्यास नदी का अतिरिक्त जल है इसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने सिफारिश की कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर बनाने की। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से कौन सा मतलब कमीशन रिलेटेड है? तो वो दुराडी कमीशन है, दुराडी कमीशन हो गया। और इसकी स्थापना कब करी थी? 1986 में करी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में शामिल कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में शामिल कौन कौन से जिले हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, चूरू या अजमेर, नागौर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में कौन सा शामिल होगा? तो अपना गंगानगर, हनुमानगढ़ है, ये उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में शामिल जिले हैं। समाचार पत्र मजरूल सरूर कब से और कहां से प्रकाशित किया गया? उदयपुर 1879, भरतपुर 1849, अजमेर 1840 या जयपुर 1856? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मजरूहल सरूर है।
कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र है कौन सा? मजरूहल सरूर। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? भरतपुर से। और ये हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। उदयपुर से 1879 से सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम का अखबार शुरू किया गया था। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। और मजरूल सरूर भरतपुर से 1849 में शुरू किया गया और ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जा सकता है। निम्न में से असुमिलित है। कौन सा असुमिलित है? हाड़ौती प्रजामंडल से नीनूराम शर्मा संबंधित है, मेवाड़ प्रजामंडल से माणिकलाल वर्मा, जयपुर प्रजामंडल से कपूरचंद पाटनी साहब और मारवाड़ प्रजामंडल से मगाराम वैद्य साहब। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा असुमिलित है ये पूछा है। तो देखो हाड़ौती प्रजामंडल से नीनूराम शर्मा बिल्कुल संबंधित है, या तो बूंदी प्रजामंडल भी कह दो, हाड़ौती प्रजामंडल भी कह दो, नीनूराम शर्मा जी इनसे संबंधित है। वहीं माणिकलाल वर्मा साहब, इनका योगदान रहा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने में प्रमुख रूप से। जयपुर प्रजामंडल में कपूरचंद पाटनी साहब का योगदान रहा और मारवाड़ प्रजामंडल से मगाराम वैद्य का नहीं रहा, ये जयनारायण व्यास साहब का रहा। किसका रहा? जयनारायण व्यास साहब का रहा। और मगाराम वैद्य कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये अपने बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन? मगाराम जी वैद्य साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में? यहाँ पे प्रतिशत क्षेत्र की बात नहीं करी जा रही, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात करी जा रही है। जयपुर, उदयपुर, अलवर या बारां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में है? वो है अपने उदयपुर जिले में। कहाँ पे है सबसे ज्यादा वन एरिया वाइज? तो उदयपुर में कितने? 2753 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। कितने? 2753 वर्ग किलोमीटर वन है। कहाँ पे? उदयपुर में है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा आता है? फिर आता है अलवर, फिर कौन सा आता है? प्रतापगढ़, फिर आता है बारां। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले मामले में पहले उदयपुर, फिर अलवर, फिर तब प्रतापगढ़ और फिर बारां। UAPB क्या होगा? UAPB इस तरह से याद करो, या फिर UAP से याद कर लो, 3 याद करना हो, लेकिन 4 याद करते हो तो UAPB यानी उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अगर न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम वन कहाँ पे है? तो सबसे कम वन है वो चूरू जिले में। किस जिले में? चूरू में। और चूरू से थोड़ा ज़्यादा हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ से थोड़ा ज़्यादा जोधपुर में और जोधपुर से थोड़ा ज़्यादा गंगानगर में। यानी न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? चूरू, हनुमानगढ़। तो कौन सा है? चूरू, हनुमानगढ़ न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वाले उदयपुर और अलवर। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी है? केवलादेव। इसे कब रामसर साइट घोषित किया गया? आर्द्रभूमि घोषित किया गया 1980, 1981, 1991 या 1990। तो देखो जो केवलादेव है इसे कब आर्द्रभूमि रामसर वेटलैंड घोषित किया गया? तो इसे 1981 में वेटलैंड घोषित किया गया था। कब घोषित किया? 1981 में। और राजस्थान की दूसरी रामसर साइट कौन सी है? तो अपनी सांबर झील है। और इसे कब वेटलैंड घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया? इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। केवलादेव को 81 और इसे 1990 में, यानी 9 साल बाद में सांबर को भी रामसर वेटलैंड की श्रेणी में डाल दिया गया। चाकन बांध किस जिले में स्थित है? जो चाकन बांध है ना, कौन से जिले में? जयपुर में है, कोटा में है, बूंदी में है या झालावाड़ में? चाकन बांध कहाँ पे है? तो चाकन बांध है भैया बूंदी में। कहाँ पे? चाकन बांध। चाकन बांध बूंदी जिले में। किस जिले में? बूंदी जिले में। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को घोषित किया गया। इसे कब लागू किया गया? 2022 में, 2021 में, 2020 में या 2019 में? तो अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हो तो चर्चा में सुना ही होगा आपने, ये काफ़ी चर्चा में रही थी हाल थोड़े दिनों पहले ही। तो ये 2022 में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2022 में लागू किया गया। और डेट पूछे कि 2022 में कब से लागू किया गया? तो 5 दिसंबर का ही महीना था, 5 दिसंबर 2022 से। नहीं, अभी तो पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू किया गया, तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? तो वैसे तो बहुत सारे बोल बच्चन वाली बातें हैं, लेकिन मुख्य 2-4 बातें हम देख लेते हैं जो टेक्निकली है, जिनसे सवाल बन सकते हैं। तो देखो, एक में ग्रामीण पर्यटन योजना में अगर कोई ग्रामीण पर्यटन इकाई बनाता है कोई व्यक्ति, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी, यानी उसे कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। ठीक है। और शुरू में 25% स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी, लेकिन जैसे इकाई सर्टिफिकेट देगा, प्रस्तुत करेगा, उसको वो जितना 25% उसने चुकाया था ना, वो वापस दे दिया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी का। और जीएसटी, SGST, देखो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, SGST, CGST और IGST। SGST क्या होता है? स्टेट का हिस्सा,
सीजीएसटी सेंटर का हिस्सा, और आईजीएसटी तब लगता है जब दो स्टेट एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, तो उस कंडीशन में आईजीएसटी लगता है। तो अब देखो, केंद्र वाला तो राज्य सरकार माफ करने का पावर नहीं होता, तो सरकार अपने वाले हिस्से को कर सकती है। तो एसजीएसटी के मामले में ना सरकार ने कहा है कि अगर आप कोई ग्रामीण पर्यटन इकाई लगाते हो तो आपको जो एसजीएसटी का हिस्सा है ना, एक बार तो लगेगा क्योंकि सेंटर का सॉफ्टवेयर है, लेकिन बाद में आपको जितना भी एसजीएसटी लगा है इसका 100% पुनर्भरण कर दिया जाएगा, और अगले 10 साल तक जितना भी आप एसजीएसटी पे करोगे 10 साल तक आपको एसजीएसटी का पुनर्भरण करती जाएगी सरकार। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा कह रहा है सरकार की एक योजना चलाई रखी है सरकार ने, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उसमें क्या होता है, सरकार लघु उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण के बदले जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट पर 8% की सब्सिडी देती है। लेकिन अगर आप राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत कोई इकाई लगाते हो तो उस परिस्थिति में आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी 8% मिलती है ना, वो 8 की जगह आपको 9% मिलेगी, यानी 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी आपको, अगर आप राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत जो पर्यटन यूनिट लगाते हो तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण फायदे हैं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक विद्युत की स्थापित क्षमता कितनी थी? दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं, यानी जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आया था 2021-22 का, उसके अनुसार तो 22,512 मेगावाट, ये मेगावाट है, 21,917 मेगावाट, 17,418 मेगावाट या 23,321 मेगावाट। तो इसका आंसर क्या होगा? दिसंबर 2021 तक राजस्थान की विद्युत स्थापित क्षमता कितनी थी? तो ये थी 23,321 मेगावाट। कितनी थी? 23,321 मेगावाट। ये अटपटा डिजिट नहीं लग रहा है ना आपको, क्योंकि ये याद करने में आसान है। इसको ऐसे याद करो, 2,3,2,3 फिर 3,2,1 कितने मेगावाट थी। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको याद भी नहीं है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिसंबर 2021 तक स्थापित विद्युत क्षमता कितनी थी राजस्थान की। तो 2,3,3,2,1 ये क्षमता थी, और दिसंबर 2021 तक यानी इसी समय तक राजस्थान के 43,201 गांवों के अंदर विद्युतीकरण हो चुका था, बिजली पहुंच चुकी थी। अगर प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान के 99.95% गाँवों में, अभी 100% नहीं हुआ, थोड़ा बाकी रह गया है, मतलब 1-2 गाँव ही बचा होगा, यहाँ तक विद्युतीकरण हो चुका है, यानी बहुत ही शानदार कार्य किया सरकार ने इस मामले में। अगले प्रश्न में चलते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा कौन से जिले में है? उदयपुर में, अलवर में, बीकानेर में या जोधपुर में? रातानाडा हवाई अड्डा कौन से जिले में है? तो रातानाडा हवाई अड्डा है वो जोधपुर जिले में कह रहा है। क्या कह रहा है? जोधपुर जिले में। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या बता रहा है हमें? जो रातानाडा हवाई अड्डा है, रातानाडा है ना, कहाँ पे? जोधपुर जिले में बता रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 3 जिलों में शामिल नहीं है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और कौन सा है जो टॉप 3 में नहीं है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली या प्रतापगढ़? कौन सा होगा? तो इसका आंसर है जो प्रतापगढ़ है ना, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टॉप 3 में कौन कौन से है? डूंगरपुर है, राजसमंद और पाली है, लेकिन प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे। तो ये टॉप 3 से तो बाहर हो ही गया ना। तो कितना है? तो देखो डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? डूंगरपुर का लिंगानुपात है 990 है। कितना है? 990। और राजस्थान में टॉप करता है लिंगानुपात के मामले में। देखो पिछली बार जब 2001 की जनगणना हुई थी उस समय डूंगरपुर का लिंगानुपात शानदार था, 1000 से भी ज़्यादा था, 1022 के आसपास था, लेकिन अब 2011 की जनगणना में 990 रह गया। तो इसका मतलब डूंगरपुर के लिंगानुपात में कमी हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी ये टॉप पे बना हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है? राजसमंद, और इसका लिंगानुपात कितना है? 988। कितना है? 988। तीसरे नंबर पे पाली, इसका कितना है? 987। तो ये टॉप 3 में तो ये हो गए। और फिर चौथा नंबर पे कौन सा है? प्रतापगढ़, इसका कितना है? 982, है ना। तो कौन सा हो गया? डीआर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, डीआरपी इसे याद रख सकते हो आप, या किसी भी तरीके से याद रखो कि सबसे ज्यादा डूंगरपुर, फिर राजसमंद, फिर पाली। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राजस्थान के जिले। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले टॉप 3 जिलों में शामिल नहीं है। अब पिछली बार तो हमसे पूछा था कि लिंगानुपात के टॉप 3 जिले कौन से हैं, और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जनघनत्व के मामले में राजस्थान के टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलवर। अलवर नहीं है टॉप 3 में, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो जयपुर का है। कितना है जयपुर का? ये है 595। कितना है? 595 जयपुर का लिंगानुपात।
फिर भरतपुर का कितना है, भरतपुर का 503, कितना है 503 है, भरतपुर का लिंगानुपात 503 है। फिर दौसा, दौसा जयपुर से अलग हुआ है तो यहाँ भी लिंगानुपात काफी ज्यादा होगा, दौसा का कितना है 476। तो टॉप 3 में तो ये हो गए। अब चौथे नंबर पे कौन सा आता है, ये आता है अलवर, इसका कितना है 438। हालांकि अलवर में भी बहुत ज्यादा है लेकिन टॉप 3 में नहीं, चौथे नंबर पे है। और हमसे पूछा कि टॉप 3 में कौन से नहीं है, तो जयपुर भरतपुर दौसा तो है, अलवर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका है, जयपुर का। जयपुर का कितना है ये याद भी रखना है, फिगर भी याद रखना है। जयपुर का जो जनघनत्व है 595, यानी जयपुर के 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, फिर इस तरह से एक वर्ग बना दो। इतने से एरिया में कितने लोग रहते हैं, 595 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 595 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, हड़प्पा, लोह युगीन, ताम्रकांस्य युगीन या पुरापाषाण युगीन। तो जो गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में पनपी है, ये किस काल से संबंधित है, तो ताम्रकांस्य काल से संबंधित है। किससे, ताम्रकांस्य काल से संबंधित है। इसका उत्खनन किस वर्ष किया गया, तो देखिए जो गणेश्वर सभ्यता है अपनी, इसका उत्खनन 1977-78 में किया गया। कब किया गया, 77-78 में। और किया किसके द्वारा गया, तो RC अग्रवाल साहब है। कौन है, एक तो RC अग्रवाल साहब है, दूसरे हैं विजय कुमार साहब, विजय कुमार है ना, इन्होंने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। किया कब था, 1977-78 में किया था। किस प्रकार की सभ्यता है, किस काल की सभ्यता है, तो ये ताम्रकांस्य काल की सभ्यता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह, इनको मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने। तो मिर्जा राजा जय सिंह है, उनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने। किसने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि, शाहजहां ने दी थी। अच्छा, मिर्जा राजा जय सिंह जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये 1621 से लेके 1667 तक इनका कार्यकाल रहा। कब से कब तक, 21 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा। और इस पीरियड में जो राजा था सांझा, इसने इनको जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। और मिर्जा राजा जय सिंह था जिन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करी थी, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध जो बेनेश्वर मेला है वो कौन से माह में बढ़ता है, फागुन, चैत, बैसाख या माह, कौन से महीने में बढ़ता है, तो जो बेनेश्वर मेला है वो कौन से महीने में बढ़ता है, वो माह में बढ़ता है। कौन से महीने में, माह महीने के अंदर बढ़ता है। और माह महीने में किस डेट तिथि को बढ़ता है, तो माह महीने की जो पुण्य आती है ना, पुण्य यानी पूर्णिमा, उस तिथि को बढ़ता है। माँ की पुण्य ने वो बेनेश्वर मेलो भरे, कटे भरे, डूंगरपुर के मायने भरे। और इन कहीं के वे आदिवासियों को कुंभ के वे, आपने आदिवासियों को कुंभ कौन सो मेलो के वे, तो जो बेनेश्वर मेलो है ना, बिन कहीं के वे आदिवासियों को कुंभ के वे, माँ महीना की पूर्णिमा भरे और भरे कटे डूंगरपुर के माए भरे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलना। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ था, जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह या प्रताप सिंह। तो ब्लू पोट्री का विकास कौन सा शासक के काल के मायने हुए हो, जय सिंह का हुए हो, मान सिंह का हुए हो, राम सिंह या प्रताप सिंह। तो कहीं कह रहे हैं, और कह रहे हो कि राम सिंह का काल के मायने ब्लू पोट्री को सबसे ज्यादा विकास हुए हो। कौन का काल के मायने, राम सिंह जी का काल के मायने ब्लू पोट्री को सबसे ज्यादा विकास हुए हो। और ब्लू पोट्री को नाम आता है, एक नाम अपने दिमाग में आवे, कहीं नाम है मांगो, कृपाल सिंह जी शेखावत। कहीं नाम है, कृपाल सिंह जी की शेखावत। और ब्लू पोट्री, आज आप ब्लू पोट्री कराना है, इनमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से तो राम सिंह जी भी ज्यादा, कृपाल सिंह जी को योगदान है। क्या, क्योंकि आने 1974 के मायने 1974 के मायने पद्मश्री मिल गो हो ब्लू पोट्री में शानदार कार्य करवा कारण। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलना। उदयपुर में सिसोदिया वंश की, उदयपुर के जो सिसोदिया वंश है उनकी कुलदेवी कौन सी है, करणी माता, नागणेची माता, बाण माता या जमवाई माता। तो उदयपुर के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है, तो जो अपनी बाण माता है ना, ये उदयपुर के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। बाण माता जी उदयपुर के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। अच्छा ठीक है, करणी माता है, करणी माता जी ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है ना। और नागणेची माता जी ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। बाण माता होएगी सिसोदिया वंश की कुलदेवी। और जमवाई माता है ना, जयपुर के काचवा वंश की कुलदेवी है। किसकी, जयपुर के काचवाहा वंश की कुलदेवी है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, बाण माता उदयपुर की सिसोदिया वंश की कुलदेवी और जमवाई माता जयपुर के काचवा वंश की कुलदेवी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सुरलिया आभूषण कटे धारण करे जाए, गर्दन पर, कान पर, पैर पर या कलाई पर। तो देखो सुरलिया आभूषण है ना, वो कटे धारण करे जाए, वो कान के ऊपर धारण करे जाए, यानी कान में पहने जाए। कटे कान के अंदर सुरलियो नाम का आभूषण पहने जाए। तो इसका आंसर क्या है, जैसे सुरलियो
अच्छा ठीक है। और कौन कौन सा आभूषण है जगह कान में पहना जाए? एक तो सुरलियो होगो, ठीक है, एक पीपल पत्रो होगो, ठीक है, सुरलियो पीपल पत्रो दो होगा, एक जमेलो जेलो ना, अनि ये याद रखना जेलो जमेलो, ठीक है। इसके बाद में कर्ण फूल, बाड़ी, अंगोटियो, पत्ती सूलियो, टोटी, एरंग पत्तो और बुजली। तो यहाँ तो याद रिया को नहीं, अपन एक एक दो दो को जोड़ो बनाना है, जोड़ो बना याद रखना है। तो पहले तो सुर लियो तो इतना याद रहे, जैसी सुरदियाँ लियो तो गला सो जाए लेकिन सुनो कटे सो जाए, कान से सुने जाए ना, इस आप रिलेट करना है कि सुरलियो कटे का आभूषण है, सुरलियो कान को आभूषण है। बाद में पीपल पत्रो, पीपल पत्रो यानी माइंड के माइंड सेट करो दिमाग के माइंड कि पीपल को पत्तो वो कान के चिप रहे इस तरीका से। और जेलो जमेलो, जेलो जमेलो अदोने एक साथ याद करना है। तो जेलो जमेलो कटा हुआ है, कान को आभूषण है। फिर कर्ण फूल, नाम से उठा पड़े, कर्ण यानी कान, कान को फूल, कर्ण फूल इन याद करने की जरूरत कौन पड़े। फिर बाड़ी, बाड़ी तो देख रही था कि से जानो बाणी बाड़ी। फिर अंगोटिया, अंगोटिया है ना वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो अंगोटिया साइड में लिख लो, एक कहीं अंगोटिया इन साइड में लिख लिया। इसके बाद में पत्ती सूलिया, वो भी थोड़ा अलग है, पत्ती सूलिया इन भी अलग लिख लिया। पत्ती सूलिया के बाद में टोटी, टोटी आरएस के एग्जाम के मायने आयो, अब थान याद हुई गो। और एरंग पत्ती, एरंग पत्ती अभी कान की है। और बुजली, बुजली कटेगी कान की। तो इंटरेस्टिंग कौन कौन सा निकला, एक तो अंगोटियो, एक पत्ती सूलियो, एक बुजली, एक कटेगा आभूषण है, एक कान का आभूषण है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलना, डाबड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो कब हुआ था डाबड़ा हत्याकांड? 1947 में घटित हुआ था, यानी जब भारत आजाद हुआ था ना उसी साल डाबड़ा हत्याकांड में घटित हुआ था, ठीक है। और कब घटित हुआ था? तो भारत तो अगस्त के महीने में आज़ाद हुआ, लेकिन ये डाबड़ा हत्याकांड वो 13 मार्च 1947 को घटित हो गया। डाबड़ा कहाँ पड़ता है? तो डाबड़ा डीडोना के अंदर एक जगह पड़ती है, और डीडोना कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। और इस डाबड़ा हत्याकांड में जो जमींदार वर्ग थे उन्होंने अत्याचार किए थे, और एक तो चुनीलाल जी शर्मा शहीद हो गए थे, है ना। कौन शहीद हुए थे इसमें? चुनीलाल जी शर्मा, और एक दो व्यक्ति और भी शहीद हुए थे, लेकिन चुनीलाल जी शर्मा का नाम सामने आया तो मैंने वो लिख लिया। तो चुनीलाल जी शर्मा है ना वो डाबड़ा हत्याकांड में शहीद हुए थे। और ये हत्याकांड हुआ कब था? 1947 में। और ये कहाँ से संबंधित है? तो डाबड़ा ना डीडोना से संबंधित है, और डीडोना कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये हमें पता है, मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान इसका पूरा नाम है इसका। तो इसकी स्थापना कब करेगी? 1978 में, 79 में, 80 में या 81 में? तो मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में की गई। कब की गई? 1978 में की गई। 1978 में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना की कहाँ गई? टोंक जिले में की गई। और डेट पूछे तो किस तिथि को की गई? तो ये 4 दिसंबर 1978 को की गई। 4 दिसंबर 1978 को टोंक जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? यानी बाकी 3 जो प्रथाएं हैं वो तो विवाह समारोह से संबंधित है, लेकिन एक नहीं है, बढ़ार, कन्यावड़, बड़ी पडला और जच्चा। तो इसमें से जो जच्चा है ना वो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, ये जन्मोत्सव से संबंधित है। बढ़ार तो विवाह से संबंधित है ही, कन्यावड़ भी है और बड़ी पडला भी है, लेकिन जच्चा नहीं। जच्चा क्या है? जन्मोत्सव से संबंधित है। बालक या बालिका के जन्म होने पर जो गीत गाए जाते हैं ना उन्हें जच्चा गीत कहते हैं। और वैसे जो बच्चा होता है, टाबर होता है, उसकी माँ होती है तो उसे क्या कहते हैं? जो बच्ची या बच्चा होता है उसे तो बच्चा कह देते हैं, और उसकी माँ को क्या कहते हैं? जच्चा कहते हैं। और जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जच्चा गीत कहते हैं। तो इस प्रकार जच्चा का संबंध जन्म से है। बाकी तीनों प्रथाएं किससे संबंधित है? ये तीनों विवाह से संबंधित हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, राजियरा सोरठा एक बुक है, राजस्थान में बहुत फेमस है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृपाराम जी खीड़िया, बांकीदास जी, चंडीदान संधू या फिर सूर्यमल मिश्रण साहब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृपाराम जी खीड़िया साहब है ना, इन्होंने राजियरा सोरठा नाम का ग्रंथ की रचना की। किसकी? राजियरा सोरठा किसने लिखा है? कृपाराम जी खीड़िया साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? कृपाराम जी खीड़िया साहब ने। और इन्होंने एक चालक नेची नाम की किताब भी लिखी है, चालक नेची किताब भी किसने लिखी है? कृपाराम जी खीड़िया साहब ने लिखी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर है। राजस्थान का पहला सांस्कृतिक स्थल जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, यानी सांस्कृतिक स्थल को विरासत स्थल में शामिल किया गया, कौन सा है? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल या सभी?
इसका आंसर होगा जो जंतर मंतर है ना, इसे यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया है। ठीक है, और ये कब किया, तो ये 2010 में शामिल किया गया। कब किया गया, 2010 में से शामिल किया गया। अच्छा, जंतर मंतर बना कब था, तो 1724 से लेके 1734 की अवधि के बीच में जंतर मंतर का निर्माण किया गया। निर्माण किया किसने या करवाया किसने, तो सवाई जय सिंह जी थे। कौन थे, सवाई जय सिंह जी, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो पहला सांस्कृतिक स्थल जिसे विश्व विरासत के दर्जा मिला था यूनेस्को की तरफ से, वो कौन सा है, वो है जंतर मंतर। अगले प्रश्न में चलते हैं। नांदना क्या है, वाद्य यंत्र है, त्योहार है, वस्त्र या आभूषण है। तो नांदना क्या है, नांदना वस्त्र का प्रकार है। क्या है, वस्त्र का प्रकार। जो अपनी आदिवासी महिलाएं हैं वो जो वस्त्र धारण करती है उनको नांदना कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ये जो नांदना नाम का वस्त्र है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो अपनी आदिवासी महिलाओं के द्वारा ये वस्त्र धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा औसत रूप में सर्वाधिक होती है, यानी अगर एवरेज निकाले जिले वाइज तो कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, झालावाड़ में। अब देखो ऑप्शन वाले ने जैसलमेर तो दे ही दिया, अब बताओ जैसलमेर सर्वाधिक वर्षा है ना, सोचने वाली बात है। जयपुर भी नहीं होगा, कोटा और झालावाड़ में टक्कर है तो जीतेगा कौन, झालावाड़ जीतेगा। यानी सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है, वो झालावाड़ जिले में होती है। कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में होती है। बडली शिलालेख किस दुर्ग के राजपूताना संग्रहालय में रखा हुआ है, बडली शिलालेख है वो कौन से दुर्ग के राजपूताना संग्रहालय में रखा हुआ है, मैगजीन, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और यहाँ पे कौन सा शिलालेख रखा हुआ है, तो बडली का शिलालेख रखा हुआ है। कहाँ पे, मैगजीन दुर्ग में। और इस जो बडली का शिलालेख है इसकी खोज किसने करी थी, तो अपने गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा साहब है ना, किसने, जो ओझा साहब है उन्होंने बडली के शिलालेख की खोज करी थी। और खोज करी कब थी, तो 443 ईस्वी पूर्व करी थी। कब करी थी, 443 ईस्वी पूर्व करी थी। और जो ये बडली का शिलालेख है वो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। कौन सा है, प्राचीनतम शिलालेख है। और ये ओझा नाम सुन के आप कहीं अवध ओझा से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आजकल आप शॉर्ट कुछ ज़्यादा देख रहे हो तो आप समझोगे कि अवध ओझा ने मतलब इसकी बडली की शिलालेख की खोज करी थी। इन्होंने करी थी, राजस्थान के एक अपने गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा साहब हुए हैं, उन्होंने इस शिलालेख की खोज करी थी। अवध ओझा जी टीचर है, वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। बिल्कुल था। भाला लिए हुए अश्वरोही बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है, यह भी सही है। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल सही है। और बाबूजी को राम जी महाराज का या मतलब भगवान राम का अवतार माना जाता है, तो ये गलत है। क्यों, कि बाबूजी है ना, उनको तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में, क्या था, केसर काल में। और बाबूजी की जो प्रतीक चिन्ह कैसे मानते हैं बाबूजी को, तो मतलब घोड़े पे चढ़े हुए अश्वरोही है ना, और भाला हाथ में लिया हुआ है, इस प्रकार का इनका प्रतीक है। और इनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल पूजा जाता है। और इनको राम जी का अवतार नहीं, इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी महाराज का अवतार इनको माना जाता है। राजसिकों द्वारा विस्तृत स्तर पर नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ये राजसिकों एक नवीन एयर कार्गो बना जा रहा है, कहाँ पे, सांगानेर, मानसरोवर, सीतापुरा या इन सभी स्थानों पे। तो ये कहाँ बना रहा है राजसिको, तो राजसिको बना रहा है मानसरोवर में। कहाँ पे, एयर कार्गो बना रहा है राजसिको, मानसरोवर में एयर कार्गो बना रहा है। एयर कार्गो क्या होता है, वैसे देखो ज़्यादातर व्यापार होता है ना वो समुद्र के माध्यम से होता है, बंदरगाह के माध्यम से। लेकिन राजस्थान तो लैंडलॉक स्टेट है, तो इस परिस्थिति में व्यापार करने के लिए या तो आप मतलब उसको माल को वैसे लेके जाओ समुद्र के किनारे तक, वहाँ से आप ले जाओ। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पेरीफेरल जो गुड्स होते हैं, जो मतलब जल्दी खराब होने की संभावना है या फिर जिनको कहीं दूसरी जगह जल्दी भेजना आवश्यक होता है, तो उसके लिए कौन सा साधन उपयोग करते हैं, तो उसमें वायु मार्ग का उपयोग किया जाता है। तो वायु मार्ग के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है उसे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तरीके से बंदरगाह का वायुयान वाले मामले में जो टेक्निकल लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है ना उसे एयर कार्गो कहते हैं। तो ये कहाँ बना रहा है राजसिको, तो ये अपने मानसरोवर में बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, मानसरोवर में बना रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और मूल्यवान और अर्धमूल्यवान ज्वेलरी और राजस्थान के उत्पादित फल और सब्जियों के निर्यात की सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। भरतपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। भरतपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया। अब ये पूछ रहा है कब बनाया गया, 2021, 2022, 2020 या 2019। तो भरतपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बना था 2021 में। कब बना, 2021 में भरतपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हुई थी। अगर डेट पूछे
तो ये दिसंबर 2021, क्या याद रखो, दिसंबर 21, 19 को छोड़ो, याद रखना इतना लंबा टफ हो जाएगा। दिसंबर 2021 में भरतपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई थी। निःशुल्क दवा योजना में प्रथम स्थान पर है, मतलब निःशुल्क दवा योजना प्रोवाइड कराने में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या केरल? तो राजस्थान ही है ना, वही टॉप कर रहा है। निःशुल्क दवाओं के मामले में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है? राजस्थान टॉप कर रहा है। और गहलोत साहब ने मतलब एक तरीके से जो गरीब व्यक्ति हैं उनको अमृत दे दिया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आके, क्योंकि हर कोई इलाज करवा सकता है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कैसे भी कितनी भी खतरनाक बीमारी हो। तो इससे अच्छा क्या होगा? बहुत सारे मतलब हमें मतलब परिस्थितियाँ अनुमति नहीं करती कि हम अपने आप को गरीब दिखाएं या कमज़ोर दिखाएं, क्योंकि आसपास का वातावरण इस तरह से हाइप बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता नहीं है इलाज करवाने के लिए, परेशान रहते हैं वो बेचारे। तो इस परिस्थिति को निजात पाने के लिए सरकार ने जो योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसी योजना के कारण निःशुल्क दवा योजना भी इसमें शामिल है। तो राजस्थान है ना, निःशुल्क दवा प्रोवाइड कराने में पूरे देश में टॉप कर रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और अप्रैल 2019 से लगातार प्रथम आ रहा है। अप्रैल 2019 से जारी की जा रही है इसकी रैंकिंग, अप्रैल से इसकी रैंकिंग जारी की जा रही है और राजस्थान टॉप कर रहा है हर बार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करता है, कोई दिक्कत नहीं, वही करेगा, ऑब्वियसली बात है। और ऑनलाइन पोर्टल DVDMS पर जारी की जाती है रैंकिंग। वो तो ये रैंकिंग कहाँ जारी की जाती है, तो ये ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन ये शुरू कब की गई थी रैंकिंग देना, तो ये अप्रैल 2019 से शुरू की गई थी। और तब से टॉप कौन कर रहा है? अपना राजस्थान कर रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर की प्रतिमाह पेंशन कितनी दी जाती है? 1000 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये या 750 रुपये? तो इसमें जो 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर है ना, उनको 750 रुपये पेंशन दी जाती है। कितनी दी जाती है? 750 रुपये पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत। और 75 वर्ष से अधिक आयु का अगर कोई व्यक्ति होगा तब कितनी दी जाएगी? तब उस परिस्थिति में 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। ठीक है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब हुई? 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब हुई? तो ये 7 फरवरी 2022 से। कब से हुई? 7 फरवरी 2022 को सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत हुई। कब से? 7 फरवरी 2022 से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो धानक्या जयपुर से, जमुआ रामगढ़ जयपुर से, आंधी जयपुर से, काणोता जयपुर से। तो राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये धानक्या जयपुर से किया गया। कहां से? धानक्या जयपुर से किया गया। और कब किया गया? तो 14 मार्च 2015 को। कब? 14 मार्च 2015 को राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया। और कहां से? तो धानक्या नाम की जगह है, जयपुर में पड़ती है, वहां से इस योजना का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन से साल में की गई? 1948 में, 77 में, 87 में या 89 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1948। यानी राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना कौन से साल में कर दी गई थी? तो 1948 में, 1948 में राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1948 में राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया। यानी राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करेगा, करता है ना, केंद्र करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। और राष्ट्रपति साहब किसके सलाह से कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से? स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, अमेरिका या कनाडा? तो इसमें हमने ये लिया है कनाडा से। कनाडा में सशक्त केंद्र की बात की गई ना, सशक्त केंद्र में तो कनाडा भी संघ है, राज्यों का संघ ही तो एक तरीके से। लेकिन पावर किसके पास? ज़्यादा पावर किसके? अगर पावर में कंपैरिजन की बात हो जाती है तो पावर किसके पास में होता है? सेंट्रलाइज। कनाडा में भी सेंट्रलाइज पावर केंद्र के पास में होता है। भारत में भी उसी तरह से प्रावधान है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र के द्वारा की जाती है, ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? 1952, 1967, 1977 और 1987। तो राजस्थान विधानसभा में वर्तमान 200 सदस्य हैं। और किस साल में ये 200 हो गए थे? उसके बाद 200 ही चल रहा है। तो 1977 में ना राजस्थान विधानसभा की सदस्यों की संख्या 200 की गई थी। और तब से वर्तमान में भी राजस्थान विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 ही है। कौन से मुख्यमंत्री को कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था? तो एक मुख्यमंत्री साहब थे और वो किसी कवि सम्मेलन में गए हुए थे और वहां जाके उन्होंने कोई कवयित्री पर टिप्पणी कर दी।
टिप्पणी ऐसे कोई गलत टिप्पणी नहीं करी थी उन्होंने, अपनी तरफ से उन्होंने मतलब अच्छे मन से ही बोली थी बात, लेकिन फिर उस बात को ऐसे तूल पकड़ा दिया गया, तो उनको त्याग पत्र देना पड़ा था, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया। मतलब उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन लोगों ने शब्दों का अर्थ अलग ले लिया, तो उसके बाद उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। कौन थे वो? मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ पाड़िया साहब। तो जगन्नाथ पाड़िया साहब है ना, उन्होंने करी थी, तो वो एक्चुअली एक कवि सम्मेलन में गए हुए थे और उन्होंने महादेवी वर्मा पे टिप्पणी करी। महादेवी वर्मा जी बहुत बड़ी, मतलब वो जो गोरा नाम की जो किताब है उनकी लिखी हुई है ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ कहानियाँ लिखी है उन्होंने, कविताएं भी लिखी और ग्रंथ भी लिखे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, कवि सम्मेलन में गए थे, कवि आए हुए थे, उन्होंने कहा कि महादेवी वर्मा जी की कविताएं ना मुझे समझ में नहीं आती, मतलब आम आदमी, आम जनता के सर के ऊपर से निकल जाती है। तो भाई उन्होंने सही बात बोली, उन्होंने महादेवी वर्मा की कविता पढ़ी होगी, उनको वो समझ में आई नहीं, तो उन्होंने सच्चाई बोल दी। अब लोगों ने उस चीज़ को पकड़ लिया, बोले मुख्यमंत्री ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो उनको इस कारण बेचारों को मतलब त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ भी बोलो तो सोच समझ के, आपको भी कल को आप बड़े आदमी बन जाओगे तो आपको भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 क्लोज के 1 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल साहब द्वारा की जाती है ना। 164(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल साहब ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करेंगे। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? हरीशचंद्र माथुर, मोहन मुखर्जी, शिवचरण माथुर या मीठालाल मेहता। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 है ना, ये हरीशचंद्र माथुर साहब की अध्यक्षता में गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? हरीशचंद्र माथुर साहब की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था। कब गठित किया? 1963 में गठित किया गया था। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में। तो इसका आंसर क्या है? जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है ना, वो कहाँ पे है? वो अपने सुजानगढ़ में। कहाँ पे? सुजानगढ़ में। तो दानचंद जी चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? सुजानगढ़ में है। ठीक है, सुजानगढ़ में दानचंद जी चोपड़ा की हवेली है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन से जिले में? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में, जालौर में। तो रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पे? पाली में है। कहाँ पे? पाली जिले में है। और उसमें कितने खंबे हैं? तो इसमें 1444 खंबे हैं। ठीक है। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन से साल घोषित किया गया? 1983 में, 1984 में, 1985, 86। तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। और इसे राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया? तो 1983 में, यानी 1983 में जो खेजड़ी है अपनी, इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और डेट पूछे कि राज्य वृक्ष, क्योंकि जो अपना सिलेबस है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि राजस्थान के स्मारक, तो राजस्थान के स्मारक दे रखा है, तो उसमें डीप बच्चे पूछने की संभावना है कि राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह तो गिनती के, तो उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसे कब मतलब प्रतीक राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो ये 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तैराक कौन है? हमेदा बानो, रीमा दत्ता, आरती साहा या बुला चौधरी। तो तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला तैराक है पहली, वो है रीमा दत्ता जी। कौन है? रीमा दत्ता जी। ये तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक है। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में मोचड़ी का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? मोचड़ी का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? मत्स्यपुरी, चंपावती, तक्षी या तक्षीपुरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन है मत्स्यपुरी। यानी जो मोचड़ी है ना, इसका उल्लेख इस नाम से किया जाता है, मत्स्यपुरी के नाम से किया जाता है। शैक्षिक प्रतियोगिता के विशिष्ट दृष्टिकोण में शामिल नहीं है, यानी शैक्षिक प्रतियोगिता के विशिष्ट दृष्टिकोण में क्या शामिल नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम दृष्टिकोण या दार्शनिक दृष्टिकोण। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी पढ़ाने की जो टेक्निक है उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता? तो इसमें दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल नहीं किया जाता। हार्डवेयर इसमें शामिल होता है, टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर भी होता है, और सिस्टम दृष्टिकोण तो होता ही होता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं होता। किसमें? शैक्षिक प्रौद्योगिकी में, शैक्षिक टेक्नोलॉजी में। रोजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार के कितने चरण हैं? रोजर्स साहब है ना, उन्होंने शैक्षिक नवाचार के कितने चरण माने हैं? 5, 3, 4 या 3?
तो देखो 3 2 बार आ गए वैसे तो, लेकिन इसमें जो रोजर साहब है उन्होंने शैक्षिक नवाचार के कितने चरण माने हैं? उन्होंने 5 चरण माने हैं। तो रोजर साहब ने शैक्षिक नवाचार के कितने चरण माने हैं? तो रोजर साहब ने शैक्षिक नवाचार के 5 चरण माने हैं। समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्र सरकार का अंशदान कितना है? जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 60 40 50 या 60 65? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60%। यानी राजस्थान की ज़्यादातर योजनाएं है ना, जब आपको एग्जैक्ट पता नहीं हो तो अधिकतर योजनाएं, मतलब ये मान के चलो 70-80% योजनाओं में ये 60-40 का रेशियो रहता है। यानी 60% केंद्र का हिस्सा लगेगा, 40% राज्य का लगेगा। अब मान लो बहुत कुछ आप कहोगे कि सारी योजनाओं में नहीं है, तो पर्टिकुलर योजना में तो 60-40 का रेशियो नहीं लगता, तो आपको वही योजना याद रखनी है ना। 60-40 वाली योजना मत याद रखो, आप वही योजना याद रखो जो 60-40 से संबंधित नहीं है, तो फिर याद करना आसान हो जाएगा। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें भी केंद्र का हिस्सा कितना है? इसमें भी 60% हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये योजना समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू की गई? तो 1/4/2018 से। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार कानून के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके कौन से अध्याय में, कौन से चैप्टर में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये जो अध्याय 4 है, कौन सा अध्याय? चौथा नंबर का अध्याय है, उसमें विद्यालय की और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। निम्न में से किस राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम लागू नहीं है? कहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम लागू नहीं है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या असम? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। वैसे इस प्रश्न के बारे में अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो अब स्थिति है वो पहले वाली थोड़ी रही है, अब तो परिवर्तित हो गई है। तो मुझे लगता है शायद ये आप इसको डाउटफुल में छोड़ देना। ठीक है, इसको याद मत रखना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 में कौन परिवर्तित कर सकता है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है ना, उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें परिवर्तन कौन कर सकती है? इसमें संसद परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद को परिवर्तन करने की शक्ति है। किसमें? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। आरटीई एक्ट की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे हम कहते हैं ना एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं सदस्य होगी? 25%, 50%, 60% या 75%? तो देखो एसएमसी में, क्योंकि आरटीई एक्ट है ना, उसकी धारा 21 क्या कहती है? आरटीई एक्ट की धारा 21 कहती है कि जो एसएमसी होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, उसमें 50% महिलाएं होंगी। कितनी? यानी आधी महिलाएं होगी। देखो, क्योंकि महिलाओं की आबादी भी तो आधी है, तो आधी होना स्वाभाविक है। तो आरटी एक्ट में इसमें अच्छा प्रावधान किया हुआ है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 2020 की घोषणा, नई शिक्षा नीति बनाई गई है ना, कितने साल बाद नई शिक्षा नीति को बनाई गई है? 34, 40, 35 या 45? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 34 साल के बाद में नई शिक्षा नीति बनाई गई है। कितने साल बाद में? 34 साल के बाद में। विकास सामान्य से की ओर बढ़ता है, यानी किधर बढ़ता है विकास? पहले सामान्य होता है, उससे जटिल, कठिन, विशिष्ट या सामान्य? तो इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब हम विकास करते हैं तो पहले सामान्य से हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं। यानी पहले हम सामान्य होते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? विशिष्ट हो जाते हैं। यानी किसके माध्यम से? विकास के माध्यम से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सिखाने से संबंधित है। यह कथन किसका है? यानी ये साहब कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण कराने से और सिखाने से संबंधित है। स्किनर कह रहे हैं, क्रो और क्रो, वुडवर्थ या वॉटसन कौन कह रहे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऐसा कह रहे हैं स्किनर साहब। स्किनर साहब क्या कह रहे हैं? स्किनर साहब कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है जो शिक्षा से संबंधित है और सिखाने से संबंधित है। ठीक है, ये कह रहे हैं स्किनर साहब। यदि एक बालक की मानसिक आयु 15 साल है और वास्तविक आयु 12 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र तो आप सबको पता है ही। क्या होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 15, और उसको भाग देंगे वास्तविक आयु की। वास्तविक कितनी है? 12, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसे काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 है ना, 4 से ये कटेंगे तो 25, और 25 5 125। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी? उसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी 125। और ये किसमें दे रखा है? ये डी में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
शिक्षा के सार्वभौमिक और समावेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? देखो, सर्व शिक्षा अभियान का प्रश्न पहले भी आया था, उसमें केंद्रीयांश और राज्यांश का हिस्सा मतलब 60-40 वाला हो गया था। वो 2018 में तो ये हिस्सा इतना हुआ था, लेकिन ये योजना शुरू कब करेगी? 2001 में, 2002-2003 में, 2005-06 में, 2007-08 में। तो ये योजना 2001 में की गई थी। कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये कब शुरू किया गया? ये 2001 में शुरू किया गया। कब? 2001 में। आनुवांशिकता को मतलब सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार की? गौण सामाजिक संरचना, गत्यात्मक सामाजिक संरचना, स्थिर या प्राथमिक। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। जिन प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्पेस के रूप में मतलब वर्णित किया जाता है। किस रूप में? स्कीमा के रूप में, मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में, धार्मिक उपकरण के रूप में, विकास का समीप क्षेत्र के रूप में। तो जिन प्याजे साहब है ना, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में वर्णित किया है? जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उसे क्या माना है? ये किस रूप में वर्णित किया है? स्कीमा के रूप में वर्णित किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जा सकता है। क्या है जो बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल किया जा सकता है? प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड, या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी ये सारी चीजें है ना, वो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित की जाती है। कौन कौन सी? प्रशंसा भी बाह्य अभिप्रेरणा है, और दोषारोपण भी बाह्य अभिप्रेरणा है। दोषारोपण नेगेटिव बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रतिद्वंदिता भी बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार और दंड ये भी बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये सारी चीजें क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा में मानी जा सकती है। क्या मानी जाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा। गणितीय संक्रियाओं को समझाने से संबंधित अयोग्यता कहलाती है। यानी जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनको समझाने से संबंधित अयोग्यता क्या कहलाएगी? अफेज्य, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया। तो इसका आंसर होगा डिस्कैल्कुलिया। तो इसमें नाम से देखो, कैलकुलिया दिख रहा है ना? कैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेट यानी गणना करना होता है। कैलकुलेटर गणित मतलब जोड़ भाग गुणा भाग करने के लिए होता है ना। तो वो किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। तो गणित में कैलकुलिया आएगा। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हो। तो डिस्कैल्कुलिया जो है ना, ये गणितीय संक्रियाओं को समझने से संबंधित अयोग्यता। यानी कोई व्यक्ति को डिस्कैल्कुलिया जो होता है तो वो क्या होता है? गणितीय संक्रिया करने में उससे परेशानी होती है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो गणितीय कैलकुलेशन करने में उनको दिक्कत होती है। सरल से सरल अगर उनको समस्या दे जाती है तो फिर वो उनको दिक्कत आ जाती है। तो उनको कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्कैल्कुलिया प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्कैल्कुलिया। आइजैक ने व्यक्तित्व को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो आइजैक ने कितने व्यक्तित्व कितने समूह बांटा है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 में। आइजैक ने व्यक्तित्व को 4 समूहों में बांटा है। कितने समूह में बांटा है? 4 समूह में। कितने समूह में? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि के स्वतंत्र प्रतिमानों का उल्लेख किया है। वो कौन सा है? स्तर है, क्षेत्र है, परास है, या ये सभी है? तो थॉर्नडाइक साहब है ना, उन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अंदर बुद्धि के स्वतंत्र प्रतिमान का उल्लेख किया है। कौन कौन से स्वतंत्र प्रतिमान माने? तो उन्होंने स्तर को माना है, उन्होंने क्षेत्र को माना है, उन्होंने परास को माना है। इन सारी चीज़ों को ही माना है। तो किसने? थॉर्नडाइक ने। अगले प्रश्न चलते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों को समूह को क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर है इन्हें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे प्रोग्राम कहेंगे। यानी कंप्यूटर को जो अनुदेश दिए जाते हैं उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, जावा, कोबोल या फोर्ट्रॉन? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसमें फोर्ट्रॉन है ना, ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। क्या कौन सी? फोर्ट्रॉन। किस वर्ष आईबीएम ने पीसी का निर्माण किया था जिससे आईबीएम पीसी कहा गया? आईबीएम है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने पीसी का निर्माण किया। किस साल में किया? और इस पीसी को कहा गया आईबीएम पीसी। यानी आईबीएम ने आईबीएम पीसी का निर्माण कौन से साल में किया? 80 में किया, 81 में, 82 में, 83 में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। यानी आईबीएम ने आईबीएम पीसी कब बनाया था? तो 1981 में आईबीएम ने। आईबीएम नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम होता है। निम्न में से कौन इनपुट उपकरण है? यानी इनमें से इनपुट करने का उपकरण कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर? तो इनपुट करने के लिए कौन सा होगा? तो हमें पता है जो मॉनिटर है ना,
वो आउटपुट उपकरण है, प्रिंटर भी आउटपुट है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, और स्कैनर क्या है, ये भी इनपुट है। इस तरह से कीबोर्ड स्कैनर दोनों क्या हो गए, ये दोनों इनपुट उपकरण हो गए। कौन कौन से, कीबोर्ड भी इनपुट हो गया और स्कैनर भी इनपुट हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस कक्षा से संबंधित है? 1 से पहली से 5वीं, 5वीं से 10वीं, पहली से 12वीं, 8 से 12वीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहली से 12वीं। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास से संबंधित कार्यक्रम है। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है उनको डील करता है या टारगेट करता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के 80 प्रश्न कर लिए हैं। ये पार्ट सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो रीट लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, दोनों से। और लेवल 2 में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उससे हिंदी हो, उर्दू हो, सामाजिक हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट में ये पार्ट उपयोगी रहेगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही है, हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, तो भूलो मत यार, है ना, याद रखो। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ और उनको भी बताओ कि इस प्रकार का कोई चैनल है जो हमारे लिए कार्य कर रहा है। थैंक यू, पढ़ते रहो।